Hello, dear friends. You are most welcome at Study IAS with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है इकोनॉमिक्स सीरीज का, जिसमें हम कंप्लीट रमेश सिंह को डिस्कशन करेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स, ताकि कैसे हम हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, वो स्टडी IAS कोड यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप इस स्टडी IAS कोड यूज करना ना भूलें और इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। डियर फ्रेंड्स, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन संबंधित, तो वो सभी आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल, आप जीमेल मेल भी कर सकते हो। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा आप जुड़ सकते हो। अब हम चलते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, समाजवादी, पूंजीवादी, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, अल्प विकसित, विकासशील, विकसित, इन सभी इकोनॉमीज का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आय का चक्रीय प्रभाव, आय का द्विचक्रीय प्रभाव, आय का त्रिचक्रीय प्रभाव एंड फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय संसाधन, जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं उनके मोबिलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कैसे हेल्प करते हैं। ये डायरेक्ट एक टॉपिक ही है, हमारा एक यूनिट है पूरा। तो इसका पूरा यहाँ पर मैंने समझाया डायग्रामेटिक कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय बाजार, उसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दोनों का हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। उसके बाद लिक्विडिटी, तरलता, ये क्या होती है इसके बारे में। उसके बाद कैपिटल मार्केट, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। RBI, इसके बारे में पीछे के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है। RBI का कंपोजिशन, संगठन, उसके बारे में अच्छा से डिस्कशन किए हैं। RBI के कार्य, वर्क ऑफ RBI एज ए सेंट्रल बैंक एंड डेवलपमेंट वर्क, इन दोनों के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। RBI की अर्थव्यवस्था में भूमिका, तो रोल ऑफ RBI इन आवर इकोनॉमी, तो ये भी हमने लास्ट में डिस्कशन कर लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, उसमें यहाँ से क्वेश्चन कि RBI मनी सप्लाई, इसका एम क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स, उसमें हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती एंड कठोर। और जो सस्ती थी, यहाँ से क्वेश्चन UPSC 2019 में आ चुका था, इसका भी हमने डिस्कशन किया लास्ट के लेक्चर्स में। RBI की कार्य संबंधित एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। मौद्रिक नीति, सस्ती एंड कठोर, इसका डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। मौद्रिक नीति की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मात्रात्मक कौन कौन से, इन सभी का हमने डिस्कशन किया लास्ट के लेक्चर्स में। एंड चयनात्मक में जो डिस्कशन करना है वो आज हम करेंगे कि चयनात्मक जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो कौन कौन से हैं। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है कि भारत के रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं अपनाया जाने वाला सही उपाय है। तो यहां पर एक प्रश्नशील मीन्स चीप मॉनेटरी पॉलिसी नहीं था वहां आंसर में। भारतीय, यहां पर ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसको हमने लास्ट के लेक्चर्स में कवर किया है। लास्ट का जो लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर, उसमें हमने स्टार्ट किया था VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, उसमें CRR, SLR, इन सभी का हमने डिस्कशन किया था। NDTL क्या होता है, इसका आप लोगों को अच्छे से बताया था। सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है, डेप्थ एंड शेयर सिक्योरिटी, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचालन, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPSC में आ चुका था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका भी हमने पिछले लेक्चर में, सीमांत, मार्जिनल मतलब सीमांत स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इन सभी का हम लास्ट के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो बैंक रेट, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पीछे देख चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। अगेन बैंक रेट से संबंधित दोबारा रिपीटिशन हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं कि UPSC में क्वेश्चन कई बार रिपीट नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। UPSC में क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, बस उनका तरीका अलग हो जाता है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं डियर फ्रेंड्स। इसी साल 2018 का जो मेंस का था पेपर एंड 2019 में दो अलग अलग पेपर्स में ये पूछा गया कि फ्रांस की जो
सेकुलरिज्म है, मीन्स धर्मनिरपेक्षता, वो इंडिया की धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकती है। मीन्स फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता मीन्स वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म, उसमें क्या डिफरेंस है, जबकि 2018 में डायरेक्टली पूछा था कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे रिपीट होते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पिछले लेक्चर में इसका डिस्कशन किया। आज हम डिस्कशन करेंगे चयनात्मक उपकरण, सेलेक्टिव, मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। पिछली बार हमने देखा था क्वांटिटेटिव मीन्स क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मीन्स जो मनी सप्लाई रहती है उसकी क्वांटिटी को, पैसे की क्वांटिटी को क्या करते हैं वहां पर, कंट्रोल। जबकि चयनात्मक उपकरण में जो हमारा पैसा रहता है उसको डायरेक्टली हम सब मनी सप्लाई को इकोनॉमी में आरबीआई उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आरबीआई मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। तो इसमें तीन जो मेन जो तरीके अपनाती है आरबीआई वो है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट चयनात्मक उपकरण क्या है, तरलता मींस लिक्विडिटी, उसका उपयोग आरबीआई कैसे नियंत्रण करती है। मींस आरबीआई जो लिक्विडिटी रहती है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। तो इसमें तीन तरीके हैं। फर्स्ट सीमा, मार्जिन सीमा निर्धारण, जो मार्जिन सीमा रहती है, मार्जिन लिमिट, उसका निर्धारण करती है। सेकंड है नैतिक दबाव, इसको मॉरल सुएसन भी बोलते हैं। एंड साख राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। तो फर्स्ट जब हम देखते हैं मार्जिन सीमा निर्धारण, तो ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हो, आप किसी बैंक में जाते हो, यहां ये बैंक है, आपने क्या किया, आपको लोन चाहिए था 10 लाख का। अब यहां पर 10 लाख के लिए आपको 1 हेक्टेयर जमीन के कागज रखना था। ये क्यों रखते हैं गिरवी, क्योंकि अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो आपकी इस जमीन के जो कागज हैं 1 हेक्टेयर के, इनसे वो 10 लाख की भरपाई करेगा बैंक। तो इसलिए गिरवी रखना पड़ता है हमको कुछ। लेकिन आप ही सोचिए, ये व्यक्ति गया, इसको यहां बैंक था, बैंक में इसने 1 हेक्टेयर के कागज रखने के बदले उसको एक बार कई पिछली साल मिला था 5 लाख का ब्याज, मिस लोन पर लोन मिला। इस बार जब उसने 1 हेक्टेयर के लिए कागज रखे तो उसको मिल रहा है केवल 2 लाख, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया, अब जो मार्जिन सीमा निर्धारण था उसको बढ़ा दिया। मींस कितनी चीज गिरवी रखकर आप कितना ज्यादा पैसा ले सकते हो या कितना मिनिमम ले सकते हो, इसको चेंज करती रहती है आरबीआई। तो इस आधार पर लोगों के हाथ में कम या ज्यादा पैसा इस आधार पर आता है कि वो किस टाइप की सिक्योरिटी रख रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको 1 हेक्टेयर रखकर 10 लाख मिलता है या 1 हेक्टेयर रखकर कई किसी साल 5 लाख मिलता है, तो ये जो कंट्रोल है मनी का सप्लाई का लोगों के हाथ में, इसको बोलते हैं मार्जिन सीमा निर्धारण। मार्जिन की न्यूनतम सीमा ऋण के आकार में परिवर्तन कर देती है। जब मार्जिन बढ़ता है तो जोखिम कम हो जाता है बैंक्स का, क्योंकि जब 1 हेक्टेयर पर 5 लाख लोन दे रही है, 1 हेक्टेयर पर अगर 10 लाख लोन दे रही है तो 10 का डूबने का ज्यादा चांस है। मीन्स 1 हेक्टेयर से वो 5 लाख अच्छे से अपना चुका पाएगा, और बैंक अगर वो नहीं चुकाता तो बैंक उसको कुर्क कर देगा, उसकी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा चुकता कर लेगा। सेकंड है नैतिक दबाव। इसमें क्या होता है, बैंक्स को अपनी इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुसार। मींस जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी कभी बैठती है और वो रेपो रेट को कम करने का जब डिसीजन लेती है, तो रेपो रेट जब कम होगी तो बैंकों को क्या मिल रहा है, सस्ता लोन मिल रहा है। तो बैंकों के ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि वो लोगों को सस्ता लोन प्रोवाइड करे। जब लोगों को सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे, इसे ही कहते हैं क्या, नैतिक दबाव। कि जब आरबीआई अपनी रेपो रेट कम कर रही है तो बैंकों के ऊपर भी एक दबाव आएगा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे। इससे क्या होगा, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाते हैं। कि अगर आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम की तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, बैंकों को जब सस्ता लोन मिलेगा तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि वो लोन को सस्ता लोगों को बांटे। जब सस्ता बांटेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो बैंक तो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोगों के हाथ में भी कम पैसा हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं नैतिक दबाव। थर्ड है साख राशनिंग। यहां पर क्या करती है आरबीआई कि जो ऋण की राशि है उस पर ऊपरी सीमा लगा देती है। मींस यहां वांछित क्षेत्र में मुद्रा का प्रभाव, मनी सप्लाई, इसे बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अगर हम देखेंगे कैसे होता है, इसमें क्या होता है साख राशनिंग की, यहां पर फिक्स कर दिया जाता है कि आप अगर 100 रुपए का लोन दे रहे हो, बैंक्स को बोलते हैं आरबीआई कि अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो इसमें से कुछ पैसा इन क्षेत्रों में जाना ही चाहिए। और ऐसा कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ जो आरबीआई उसने, अगर आप
₹100 का लोन दे रहे हो मीन्स अगर 100% आप पैसा दे रहे हो तो उसमें से लगभग 40% जो है मीन्स 40 रुपए वो कुछ क्षेत्रों में आपको देना पड़ेगा। वो एग्रीकल्चर है, वो हाउसिंग है, वो रूरल डेवलपमेंट का एरिया है, वो गरीबी मिटाने से संबंधित एरिया है, वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस एरिया को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यहां पर 40% पैसा देना पड़ता है बैंकों को अपने ब्याज का और मिस ब्याज पर, और 40% में से लगभग 18% किसका है, एग्रीकल्चर का अकेले का, कि एग्रीकल्चर में आपको इतना % लोन देना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं साख राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। मिस क्रेडिट को फिक्स कर दिया कि किस किस एरिया में कितना जाएगा। तो मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में वो पर्टिकुलर एरिया सेक्टर वाइज कर दिया, इसे बोलते हैं साख राशनिंग। तो ये जो 3 प्रकार है, हमने जब देखा था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 2 टाइप थे। एक यहां पर डायरेक्टली क्वांटिटिव, एक क्वालिटेटिव, जिसमें चयनात्मक उपकरण भी बोलते हैं सेलेक्टिव। यहां पर हमने वेरिएबल रिजर्व रेशियो देखे थे, स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी हमने वहां पर पढ़े थे। अब हम देखते हैं यहां पर अमेरिका की जो फेडरल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है उसी तरह अमेरिका में फेडरल बैंक है, और उसके हाथ में 2 चीजें रहती है, एक क्वांटिटिव ईजिंग, एक क्वांटिटेटिव टैपरिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का वहां किस अर्थ में यूज किया जाता है, जब वो मनी सप्लाई बढ़ाती है फेडरल बैंक अमेरिका की, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्वांटिटेटिव टैपरिंग मींस मुद्रा की जो मात्रा है वहां की इकोनॉमी में, मींस अमेरिका की इकोनॉमी अगर वो मुद्रा की मात्रा को कम करने के तरीके अपनाती है तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव टैपरिंग। तो ये दोनों हमेशा याद रखना, क्योंकि 2008 एंड 9 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहते हैं। उस समय अमेरिकन फेडरल बैंक के द्वारा क्वांटिटेटिव ईजिंग मींस मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया गया था वहां की इकोनॉमी में, इसलिए हमको ये हमेशा याद रखना है। यहां पर है अगेन आगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हमने क्या देख लिया, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ लिया। अब उसमें देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई में कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखते हैं यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रहती है इसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, 6 सदस्य। यूपीएससी 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन था और स्टेटमेंट थे 1, 2, 3 नंबर का स्टेटमेंट था कि इसका चेयरमैन वित्त मंत्री होता है। सेकंड में था इसमें 12 सदस्य होते हैं, और फर्स्ट था कि ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट का निर्धारण करती है। तो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको लेना था, इसमें केवल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था करेक्ट, जबकि दोनों गलत थे। वित्त मंत्री मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष नहीं होता है। सेकंड, इसमें 12 सदस्य नहीं होकर इसमें केवल 6 मेंबर होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, जिसमें एक गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार रहता है, उसके पास वीटो पावर नहीं होता। ये अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे क्या होता है। एक होता है इसमें डीजी, डायरेक्ट डिप्टी जनरल, डिप्टी गवर्नर। एक होता है सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक बोर्ड है आरबीआई का, उसके द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है जो बैंक अधिकारी के रूप में काम करता है। तो 3 लोग आरबीआई से, 3 लोग जो रहते हैं 6 सदस्यों में से, उसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सभी अर्थशास्त्री रहते हैं, 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है। अब हम आरबीआई का गवर्नर से संबंधित देखते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर यहां रहता है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसका क्या रहता है, अध्यक्ष। मींस चेयरमैन कौन रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये रहता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर के पास निर्णायक मत मींस कास्टिंग वोट। यहां पर क्या होता है, जितने भी जो निर्णय होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। मींस अगर 4 सदस्य कोई बात बोल रहे हैं, 2 सदस्य अगर उसके अगेंस्ट है तो ये हो गया निर्णय 4 के सदस्यों की तरफ जाएगा, चाहे फिर इन 2 में आरबीआई का गवर्नर ही क्यों ना हो। मींस आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर बहुमत है लोगों के पास, आरबीआई का गवर्नर उसमें कुछ नहीं कर सकता, वीटो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई डिसीजन 3-3 सदस्यों के बीच टाई हो जाता है, मींस निर्णय नहीं हो पाता है 3-3 के बीच, तो यहां पर निर्णायक मत कौन दे सकता है, कास्टिंग वोट, गवर्नर। तो आप ये याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में निर्णायक मत कौन दे सकता है, गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उद्देश्य क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उद्देश्य है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों में सामंजस्य बरकरार रखते हैं।
मीन्स कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति है जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आए दिन नए पैकेज ला रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग प्रावधान लेके आई है। तो इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का हमने देख लिया। फिजिकल पॉलिसी में 3 पार्ट रहते हैं, या तो गवर्नमेंट खर्चा करे, या गवर्नमेंट टैक्स की रेट दर कम करे, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है, ये सभी उसके फिजिकल पॉलिसी बजट के रूप में लाई जाती है। तो कैसे सामंजस्य बढ़ाएं? मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा, इसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा भी करती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों बढ़े। इन्फ्लेशन रेट मीन्स जो हमारी महंगाई दर है उसको 4+-2 सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मीन्स सीपीआई में जो लोग खरीदते हैं, एक होता है हमारे यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल में जो होलसेल में थोक में जो वस्तुएं खरीदी जाती है उसका एक प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है कि उसकी रेट घटी है या बढ़ी है। कंज्यूमर प्राइस में डायरेक्टली कंज्यूमर जो वस्तुओं का कंजप्शन करता है तो उन वस्तुओं का रेट बढ़ा है या घटा है, उनके आधार पर इन्फ्लेशन रेट कितनी होनी चाहिए? 4+-2 मीन्स 2 से लेकर 6% के बीच में वृद्धि दर होगी तो ठीक है, अदरवाइज इन्फ्लेशन रेट को रोकने के लिए कई तरह के निर्णय लेगा। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती है। एक, मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिसी इसका मेन मकसद रहता है कि इकोनॉमी में जो फ्लो है मनी का उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बट अगर असंगठित वित्तीय बाजार है, मींस जो आउट ऑफ आरबीआई के कंट्रोल में है, जैसे साहूकार है, महाजन है, वो असंगठित वित्तीय बाजार के एग्जाम्पल है। उनको अगर वो पैसा देते हैं लोगों को हाथ में तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेकंड, वैश्विक आर्थिक परिवर्तन, जैसे ऑयल प्राइजेज है ये घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनका हमारे इकोनॉमी पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। इससे महंगाई कम या ज्यादा होती है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जब पैसों का लेन देन नहीं होकर वस्तुओं का लेन देन हो, क्योंकि आरबीआई तो केवल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से केवल जो मनी है उसके फ्लो को रोक सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, वस्तुओं का लेन देन के आधार पर अगर इकोनॉमी चल रही है तो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी आरबीआई के। गैर कानूनी गतिविधियां, इलीगल एक्टिविटीज, ये सभी के कारण जब पैसे का लेन देन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिज्म, ड्रग ट्रैफिकिज्म, आर्म्स ट्रैफिकिज्म, ये सभी जब होता है तो उनसे जो पैसा जनरेट होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो आरबीआई इसमें कुछ नहीं कर सकता। वित्तीय समायोजन का अभाव, अगर लोगों के हाथ में आरबीआई चाहती कि पैसा दे, डिमांड जनरेट करें, बट लोग वित्तीय साक्षर है ही नहीं, लोगों के अकाउंट नहीं है, लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, भीम ऐप यूज करना नहीं जानते, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड द पीपल इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉनेटरी ट्रांसमिशन में कमी, क्या होता है कि आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में जब कमी करती है, रेपो रेट में जब कमी करती है तो क्या होता है कि रेपो रेट में कमी करने से बैंकों को तो सस्ता लोन मिल जाता है, बट बैंक्स उस सस्ते लोन का लाभ किसको नहीं देते? लोगों को नहीं पहुंचाते कई बार। ये है मॉनेटरी पॉलिसी। मींस आरबीआई जो अपना एम बनाकर चल रही है कि मैं या तो डिमांड बढ़ाऊंगी या इन्फ्लेशन रेट को कम करूंगी, जिस आधार पर वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, लोग उसको कैसे कंट्रोल करें, लोगों की मनी सप्लाई को। लेकिन बैंक्स अगर उसको सही से लोगों के पास नहीं पहुंचाएगी ब्याज दरों के रूप में, तो आरबीआई का ये जो गोल है वो अधूरा रहता है। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। आरबीआई बार बार अपनी रेपो रेट्स कम कर रही है। वर्तमान में रेपो रेट को आरबीआई ने 4.4% पर ला दिया है, जबकि किसी समय 7% था, लेकिन इसका लाभ अभी भी जो बैंक्स है वो लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। अब हम यहाँ एक देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो विकसित देशों में और विकासशील देशों में क्या डिफरेंस है। अगर इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी मींस मौद्रिक नीति, तो वो क्या डिफरेंस है उसमें। अगर ये इंडिया में बनेगी तो क्या डिफरेंस है, अमेरिका में बनेगी तो क्या डिफरेंस है। अगर विकसित देशों में मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो उनका मेन है कि आर्थिक स्थिरता जो है उसको बनाए रखना। अगर 2% की आर्थिक वृद्धि दर चल रही है तो ठीक है। इंडिया में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्ति, जो विकासशील देश है वहां आर्थिक लक्ष्य मीन्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि विकसित देशों में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, अब तो केवल उनको जो स्थिरता है इकोनॉमिक ग्रोथ की इसको मेंटेन करना है, लेकिन हमारे को यहाँ बढ़ाना है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ
ए डेवलप्ड कंट्री एंड ए डेवलपिंग कंट्री। द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ये साख नियंत्रण करती है, मीन्स क्रेडिट क्रिएशन को नियंत्रित करती है, मीन्स जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसी को बोलते हैं साख नियंत्रण। औद्योगिक विकास को भी जारी रखती है, इसीलिए इसे नियंत्रण युक्त विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग उचित है। मीन्स दोनों होना चाहिए ताकि हम नियंत्रण युक्त विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स यहाँ पर महंगाई भी ना बढ़े, साथ में जो हमारा विकास है वो भी ना रुके। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस रेट। अब बेस रेट क्या होता है ये देखते हैं। बैंकों में हमने देखा था एक बेस रेट क्या होता है कि कोई बैंक है, यहां पर पहले बैंक्स थी, उनके पास कोई ग्राहक आए, एक व्यक्ति जो मोटा ताजा है और दूसरा व्यक्ति जो सिंपल है, गरीब है, किसान है, धोती पहन के आया है। बैंक्स क्या करती थी, जो ये मोटा है, ये सेठ है, जिसके पास उद्योग है, इसको सस्ती दरों पर लोन देता था, और जो ये किसान आ रहा है इसके पास, या फिर कोई गरीब है उसके पास लोन की दरें ज़्यादा रखती थी। तो बैंक एक तरह से क्या कर रही है, लोन की दरों में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इसको देखा आरबीआई ने कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। मीन्स आप किसी के साथ कुछ लोगों को सस्ता लोन दे रहे हो, कुछ को महंगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट थी। इसे बोलते थे क्या, प्राइमरी लेंडिंग, प्राइमर सेक्टर लेंडिंग, प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधारी दर। मीन्स बैंक के विश्वास पात्र ग्राहकों को ब्याज दर कम पर मिल जाती थी, लेकिन जो और लोग रहते थे उनको ज़्यादा महंगा मिलता था। इसे बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। अब आरबीआई ने देखा कि इसको कैसे सोल्व किया जाए कि सभी ग्राहकों को लिए, अब बैंक्स को मिनिमम एक ऐसी रेट रखनी चाहिए कि उससे कम किसी भी ग्राहक को नहीं देगी। तो ये लेकर आई आरबीआई ने 2010, अप्रैल 2010 में बेस रेट का कॉन्सेप्ट लेकर आई आरबीआई कि जो व्यापारिक बैंक है अपने ग्राहकों को जब ऋण देगी तो न्यूनतम ब्याज दर से कम पर, इस न्यूनतम दर से कम ब्याज पर पैसा नहीं दे सकती। मीन्स इससे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं देगी। इसे कहते हैं बेस रेट। अलग अलग बैंक अलग अलग बेस रेट होगा, ये तो फिक्स है। मीन्स बैंक अपने हिसाब से बेस रेट फिक्स करेगी, लेकिन अब जब उन्होंने एक बार फिक्स कर दिया कि हमारी बेस रेट ये है, तो उससे कम फिर वो लोन नहीं दे, उससे कम ब्याज दरों पर वो लोन नहीं दे सकती लोगों को। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बेस रेट मॉनेटरी ट्रांसमिशन की कमी थी, मीन्स सॉल्यूशन बाय आरबीआई। तो अब क्या हुआ कि अगर आरबीआई अपनी बेस रेट्स को कम कर रही है, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम कर रही है, आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करती है, तो बैंकों को क्या मिलेगा, सस्ता ऋण। बैंकों को जब सस्ता ऋण मिला तो लोगों को भी सस्ता ऋण पहुंचाना चाहिए, किस रूप में, बेस रेट के रूप में। लेकिन जो बैंक्स थी वो बेस रेट को कमी नहीं कर रही थी, इसलिए जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है उसमें कमी थी, और उसी के सॉल्यूशन के लिए आरबीआई ने क्या लेकर आई, मॉनेटरी MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमने क्या पढ़ा है, बेस रेट। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ जो आरबीआई है वो लेकर आई MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब इसको हम देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट मीन्स बैंक की उधारी दर के निर्धारण के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर ये दिया जाएगा। मीन्स एक ऐसा तरीका होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका खर्चा ना हो। बैंकों को कहा गया है कि कोई आप ऐसा तरीका अपनाओ उससे कम ब्याज दरों पर आपको नुकसान ना हो। मीन्स मिनिमम आप फिक्स कर लो। तो ये क्या हुआ, मिनिमम इन्होंने ब्याज दर फिक्स कर ली, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसका निर्धारण मासिक भी होता है, कई बार पूरे वर्ष के लिए भी होता है। किस आधार पर, कि जो फंड है उसकी सीमांत लागत मीन्स रेपो रेट के आधार पर आपको कितना लाभ हो रहा है। CRR का माइनस लाभ मीन्स जब वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, जब बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं उसमें से कुछ पैसा वो आरबीआई के पास रख देते हैं, तो उस पैसे पर क्या होता है, उन बैंक्स को क्या है, लाभ नहीं मिलता है, मीन्स कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। इसको सीधे से हम ऐसा समझ सकते हैं कि आरबीआई अगर बैंकों के पास 100 रुपये आ रहे हैं तो बैंकों को तो पूरे 100 रुपये पर डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा लोगों को, लेकिन इस 100 रुपये में से वो पूरे को लोन पर नहीं दे सकते। इसका कुछ पार्ट वो आरबीआई के पास रखते हैं जिस पर आरबीआई कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं देती। तो बैंकों को तो एक तरह से नुकसान है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो लोगों को पैसा, जो उनके जो काम करते हैं,
जो भी कर्मचारी उसका और दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ब्याज जो उनको लाभ हुआ है, इन सभी को जोड़कर आप क्या करोगे, एक MCLR निकालोगे। मीन्स यहां पर जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सस्ती मौद्रिक नीति को का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ये क्या लेकर आए, मॉनेटरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मीन्स ये आप समझ जाना, यहां पर CRR के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि CRR का नेगेटिव लाभ क्या है बैंक के लिए, ये नेगेटिव की तरह काम करता है। इसको मैं अगेन समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति है बैंक में, उसने 100 रुपये जमा करवाए, तो बैंक ने 100 रुपये जमा कराए, तो बैंक जो है वो तो पूरे 100 रुपये पर इंटरेस्ट देगा, किसको, व्यक्ति को। लेकिन इस पूरे 100 रुपये को बैंक अपने लिए यूज नहीं कर सकता लोन देने के लिए, क्योंकि कुछ पैसा हमेशा वो RBI के पास रखता है, कुछ पैसा अपने पास लगभग 18% अपने पास रखता है, बाकी जो बचा हुआ रहता है लगभग 25% रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तो 100 रुपये में से केवल 75% ही वो 75 रुपये ही वो लोन के रूप में दे सकता है, बाकी 25% हमेशा अपने पास रिजर्व के रूप में रखना रहता है, ताकि अगर पैसा डूब भी जाए तो उसका उपयोग कर पाए। तो ये इन सभी आधारों पर, 3 आधारों पर MCLR की गणना की जाती है। आगे हम और अच्छे से देखेंगे MCLR के बारे में कि पिछली से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था MCLR के लिए 2016 में कि MCLR का क्या क्या लाभ है। यहां पर जो मेन है सीमांत लागत, एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन की लागत। सीमांत लागत क्या होती है कि अगर हमने 10 पेन बनाए तो फर्स्ट पेन बनाने में हमारी उत्पादन लागत कितनी है, सेकंड में कितनी है, और लास्ट जाते जाते 10वें पेन को बनाने में हमारी लागत कितनी है, उसको देखा जाता है। क्योंकि सीमांत लागत है वो इतनी कम हो जाती है कि उसमें सबसे कम लागत लगती है। जैसे एग्रीकल्चर होता है, उसमें जो छिपी बेरोजगारी है, तो छिपी बेरोजगारी में क्या होता है, सीमांत लागत जो है, मीन्स जो सीमांत उत्पादन है उस व्यक्ति का वो 0 हो जाता है। मीन्स जस्ट देखिए कि अगर एक खेत है उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 टन अनाज हो रहा है, 11 लोग लगाए तो मुझे 11 टन मिला, 12 लोग मिले तो 12 टन हो गया, 13 लोग मिले तो भी 12 टन है। तो ये जो 13वां नंबर का लोग है, आदमी, व्यक्ति है, तो ये सीमांत क्या हो गया, ये छिपी बेरोजगारी हो गई। मीन्स इसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो गई, 0। तो ऐसे ही सीमांत लागत कि अब आप बैंक अपनी लास्ट ऐसी इनकम, जो लास्ट लागत ऐसी जोड़ ले, उसके बाद उसको कोई लागत ही ना हो, ताकि अब वो फिक्स कर सके कि मेरी जो मैक्सिमम जो कॉस्ट है ये है, उस आधार पर मैं ये बैंक, पर्टिकुलर बैंक ये इंटरेस्ट रेट घोषित करेगी या ये इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगी, ताकि उसको भी नुकसान ना हो, ग्राहकों को भी नुकसान ना हो। तो MCLR कोशिश करेंगे इसको और इनोवेटिव वे में समझेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स थे जो आज हमने देखा। MCLR, बेस रेट क्या होता है, उसके बाद इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको लेकर, उसके बाद हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनका क्या मकसद है, इसका उद्देश्य क्या है, क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टेपरिंग क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद चयनात्मक जो उपकरण है उसमें मार्जिनल सीमा निर्धारण, नैतिक दबाव एंड साख राशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आने चाहिए हमेशा। मॉनेटरी पॉलिसी आज हमारा क्या हो गया, लगभग खत्म हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन, लेक्चर नंबर 5 फॉर इकोनॉमी ऑफ रमेश सिंह। तो थैंक यू।